नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जिन्होंने आज विपक्ष की उस मांग के सुर में सुर मिलाया जिसमें विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि पेगासस जासूसी कांड मामले की जांच होनी चाहिए। आपको बताएं कि नीतीश कुमार बीजेपी के प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू के प्रमुख नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो पहले ऐसे सहयोगी दल के नेता हैं जिन्होंने पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग की है। इस मांग को लेकर लोकसभा में और राज्यसभा में लगातार विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों से संसद में कोई कामकाज भी ठीक से इसके कारण नहीं हो पाया है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके ये आखिर किसी को किस तरह से फ़ोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा लगता है कि इस मुद्दे के चलते संसद का मानसून सत्र हंगामा जो हो रहा है उसकी भेंट चढ़ जाएगा। ये सवाल भी उठ रहा है, सरकार विपक्ष पर हमला कर रही है तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार बहस से भाग रही है। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भी हंगामा होता रहा। लगातार तीसरे हफ्ते संसद न चलते देख लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है, उसके कारण करोड़ों रुपया देश की जनता का खर्च हो रहा है। आपका व्यवहार समाज को दिशा देने वाला होना चाहिए, लेकिन माननीयगण आप नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। वह पेगासस और कृषि कानूनों जैसे अहम मुद्दों पर बहस कराने से बच रही है। जहां फ्रांस की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, जहां हंगरी की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, जहां अमेरिका की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, सर यूरोपियन देश जांच पड़ताल कर रहे हैं, हमें इसमें डर क्यों? मोदी जी को डर क्यों? विपक्ष के जो दो मुद्दे हैं, किसानों का और जासूसी का, उसकी चर्चा क्यों कराने से भाग रही है सरकार? और लोगों का पैसा जाया ये सरकार कर रही है। आज किसान सब कुछ उसका जाया हो रहा है, वो घर बार छोड़ के सड़क में बैठा है। संसद के मानसून सत्र के लगातार 10वें दिन पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक विवाद और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिस वजह से कार्रवाई 4 बार स्थगित करनी पड़ी। इस हंगामे के बीच सरकार ने द इनलैंड वेसल्स बिल पारित करा लिया। विपक्ष ने कृषि कानूनों का सवाल भी उठाया। प्रत्येक दिन माननीय सभापति महोदय बिना चर्चा कराए खारिज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि पीछे से सरकार चर्चा ही नहीं चाहती। अब आप बताएं, अगर सरकार किसान की बात नहीं सुनना चाहती तो हम सदन में सरकार की बात क्यों सुने? सरकार विपक्ष पर हमले का आरोप लगा रही है, लेकिन संसद अगर विचार विमर्श की जगह है तो पेगासस या किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा से क्यों भाग रही है? जैसे जैसे संसद का मानसून सत्र समाप्ति की ओर बढ़ेगा, वैसे उसे सवाल बड़ा होता जाएगा। नई दिल्ली में हिमांशु शेखर और शशिकांत झा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो केवल पेगासस जासूसी कांड को लेकर ही नीतीश कुमार के सुर अलग नहीं है, बल्कि जातीय जनगणना को लेकर भी वो अब सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। आज जनता दल यू के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उधर पटना में नीतीश कुमार ने कहा कि सामाजिक संरचना और जो सामाजिक प्रेम है, सौहार्द है, वो इससे बढ़ेगा जातीय जनगणना से। उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो प्रतिनिधिमंडल है उसको पीएम से भी मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सोमवार को दिल्ली से पटना तक जनता दल यूनाइटेड खासा आक्रामक दिखा। पहले संसद भवन में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की अगुवाई में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल
केंद्रीय गृह मंत्री से मिला और बीजेपी के कुछ नेताओं जैसे बिहार इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के इस तरह के बयानों पर नाराजगी दिखाई। लोग इन सरकार के जो निर्णय है, और चूंकि यह 1931 के बाद से कभी नहीं हुआ, जो लाभ हानि है उस पर हम लोग निश्चित तौर पे करेंगे, पर जब आरक्षण की सीमा भारत में 50% है, कॉन्स्टिट्यूशनली इससे ज्यादा किसी को भी नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को चिराग पासवान का भी समर्थन मिला। 1931 के बाद से ऐसी कोई जनगणना हुई नहीं है, तो जिसके लिए आप राशि आवंटित कर रहे हैं, जिसको आप इन योजनाओं का लाभ देना चाह रहे हैं, उसकी आबादी भी तो पता होनी चाहिए कि भाई कितनी आबादी है, नहीं है। तो हम लोग भी मजबूती से इस बात का हम लोग समर्थन करते हैं कि जातीयता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। लेकिन नीतीश भी भाजपा के बदले बदले रुख से खुश नहीं दिखे और उनका कहना था कि इस जातिगत जनगणना से सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा। कोई तनाव नहीं है, समाज में खुशी होगी और ये अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी तबके के लोगों का जो जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबका सेटिस्फैक्शन होगा, ये जान लीजिए। और हम तो अच्छी तरह जानते हैं, आज तक हम जितने लोगों से बातचीत हुई है सब सर्वसम्मति से है। अब जरा बताइए 19 में जब पारित हो रहा है तो उस समय क्या था? आज अचानक इस बात को अगर कोई कह रहे हैं तो ये सही बात नहीं। जातिगत जनगणना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की राजनीति में गले की हड्डी बनता जा रहा है। एक ओर बिहार में सारी पार्टियां इस मुद्दे पर उसके खिलाफ गोलबंद हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे हर दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस मुद्दे पर आक्रामक हो रहे हैं, वैसे में भाजपा के लिए अब इस मुद्दे पर टालमटोल का रवैया अपनाना राजनीतिक रूप से आत्मघाती साबित हो रहा है। दिल्ली से राजीव रंजन और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो केवल नीतीश कुमार ही सक्रिय हो ऐसा नहीं है, बिहार की राजनीति में उनके विरोधी माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव भी सक्रिय हैं। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद लालू प्रसाद ने कहा कि वो मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसानों को लेकर दोनों की विचारधारा एक जैसी है। उन्होंने कहा कि आज देश को पूंजीवाद की नहीं बल्कि समाजवाद की जरूरत है। इस मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो राजनीति पर भी बात होना लाजमी है। लालू यादव की मुलायम सिंह के साथ एक मुलाकात हुई है, अब क्या इसमें कोई राजनीतिक मकसद भी था, कोई मंशा भी? ये मुलायम सिंह जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा आजकल, और लालू जी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी करने के लिए ही आए तो मिलने आए। ये नेचुरल है कि जब दो पॉलिटिकल लीडर्स और पुराने सहयोगी बड़े नेता देश के मिलते हैं तो कोई राजनीतिक बात तो होती ही और हुई होगी, क्योंकि उसमें मैं नहीं था, मैं तो हाउस में था। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए घर गया, फिर आ गया। क्या बात हुई ये नहीं मालूम, लेकिन ये तय है कि जब पॉलिटिकल लोग मिले हैं लोग तो स्वास्थ्य के बारे में एक दूसरे की जानकारी करने के अलावा कोई न कोई राजनीतिक बात जरूर लोगों ने की। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं शिवसेना की, जिसके कार्यकर्ताओं ने आज मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगे अडानी के साइन बोर्ड को तोड़ दिया। शिवसेना के जो कार्यकर्ता है उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा जाना चाहिए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं की ओर से मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगे अडानी के साइन बोर्ड के साथ तोड़फोड़ की गई। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। शिवसेना का कहना है कि इस एयरपोर्ट को केवल शिवाजी महाराज के नाम से ही पहचाना जाना चाहिए, किसी और नाम से नहीं। उद्योगपतींच्या नावाने ते विमानतळ ओळखलं जाणार असेल, किसी उद्योगपति के नाम से अगर हवाई अड्डे को जाना जाएगा तो शिवसेना महाराष्ट्र और देश को हरगिज मंजूर नहीं होगा। मुंबई हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस नाम से ही पहचाना जाना चाहिए और वो होगा, इसकी खबरदारी शिवसेना लेगी। ओळखलं जायला हवं आणि ते जाईल याची व्यवस्था सुद्धा शिवसेना केल्याशिवाय राहणार नाही। जुलाई महीने में ही अडानी समूह को मुंबई एयरपोर्ट का संचालन सौंपा गया है। शिवसेना की ओर से हुई तोड़फोड़ के बाद अडानी समूह की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है
कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अडानी एयरपोर्ट्स की ब्रांडिंग के अलावा हम ये बताना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ब्रांडिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टर्मिनल की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। एयरपोर्ट में ब्रांडिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानदंडों और दिशा निर्देशों के अनुरूप ही है। हाल ही में अडानी समूह तब सुर्खियों में आई थी जब ये कहा जा रहा था कि मुंबई एयरपोर्ट के हेडक्वार्टर को अहमदाबाद शिफ्ट किया जाएगा। बाद में अडानी ग्रुप ने साफ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब एक बार फिर एयरपोर्ट के नाम को लेकर ये समूह सुर्खियों में है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। भारत सरकार ने आज एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-रूपी लॉन्च किया है। माना जा रहा है कि इससे जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें लेन देन में काफ़ी इजाफा होगा और साथ ही इसको एक नया कदम भी माना जा रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को आगे बढ़ाती एक नई पहल है ई-रूपी। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। ई-रूपी आने वाले कल को किसी सरकारी योजना का पैसा हो सकता है आपको ई-रूपी की मार्फत ही मिले। मसलन आपको अगर कोई फेलोशिप, लोन या सब्सिडी मिलती है तो वो ई-रूपी की मार्फत मिलेगी। आपके मोबाइल पर एक क्यूआर कोड आ सकता है या एसएमएस की मार्फत भेजा हुआ लिंक आ सकता है। इसके जरिए आपको ई वाउचर मिलेंगे जो आपके तय काम में ही इस्तेमाल होंगे। हम जुड़े हैं मुंबई के एक प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर से, जहां लाभार्थी आज पहली बार इस ई-रूपी वाउचर से कोविड-19 वैक्सीन के लिए भुगतान करेंगे। हमारी पहली लाभार्थी अब वैक्सीनेशन काउंटर पर पहुंच गई हैं और वो हॉस्पिटल के कर्मचारी को अपने मोबाइल में मिले ई-रूपी वाउचर को दिखा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के कर्मचारी क्यूआर कोड के रूप में मिले ई-रूपी वाउचर को स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करते ही लाभार्थी के पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है। ये वेरिफिकेशन कोड लाभार्थी हॉस्पिटल के कर्मचारी को बताती हैं। थैंक यू। वेरिफिकेशन कोड एंटर करते ही ई-रूपी वाउचर रिडीम हो गया है और इस तरह उसके वैक्सीन का भुगतान ई-रूपी के माध्यम से सफल हो जाता है। सरकार इसे कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस लेन देन के युग की शुरुआत बता रही है। फिलहाल इसे 4 क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण या कृषि में ही इस्तेमाल किया जाना है। ई-रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई-रूपी सुनिश्चित करने वाला है। नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ई-रूपी पर्पस स्पेसिफिक भी है और पर्सन स्पेसिफिक भी है। इस नए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के जरिए सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सहित कई तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शंस की प्रक्रिया को और कारगर और पारदर्शी बनाना चाहती है। अब अगली चुनौती इस नए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को जमीन पर कारगर तरीके से लागू करने की होगी। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना कहीं गया नहीं है। जिन राज्यों में अभी तक मामले सामने नहीं आए थे वहां पर भी कोरोना ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इससे चिंता भी लगातार बढ़ रही है। देश में कोरोना के रोजाना के आंकड़े 40,000 के आसपास ही दर्ज हो रहे हैं। मामलों में गिरावट की रफ्तार अब पुरानी जैसी नहीं, बल्कि नए राज्यों में मामलों का चढ़ता ग्राफ अगली परेशानी का संकेत है। पिछले हफ्ते भर में दिल्ली में करीब 15%, उत्तर प्रदेश में 4%, मध्य प्रदेश में 3.5%,
हरियाणा में करीब 1.5% मामले बढ़े हैं। जो पुराने इलाके कोरोना की गिरफ्त में हैं वो तो वैसे ही हैं, पर नए इलाकों में बढ़ता मामला कहीं तीसरी लहर का इशारा तो नहीं। यही नहीं, महीने भर पहले 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले 77 जिले थे, जो अब घटकर बेशक 47 जिले रह गए हैं, पर मामलों में वैसी गिरावट नहीं जो इससे पहले देखी जा रही थी। दूसरी लहर में 4 लाख से गिरकर 2 लाख का आंकड़ा 26 दिनों में आया, 2 लाख से 1 लाख 11 दिनों में, 1 लाख से करीब 50,000 तक 20 दिनों में, पर अब पिछले 36 दिनों से 30 से 40,000 के आसपास रोजाना मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। तो सतर्कता ही सावधानी है, चूक चिंता का सबब बन सकती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।